इसका रिजल्ट आ गया इसका। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये सबका सही हो गया होगा। ये तो कोई ऐसा है जिसका सही नहीं हुआ, बताओ। चलो बढ़िया है, सबका सही हुआ है। तो लग रहा है कि इसमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर पूछा हुआ है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। क्या कर रहा है कि दोनों बराबर है इस टाइम, इस पोजीशन पर टाइम नहीं, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, आंसर मिलेगा, है कि नहीं? दूसरा सवाल। अच्छा एक चीज और है ना इसमें, जैसे ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है। कहेगा वेलोसिटी और एक्स ग्राफ बनाओ अगर कोई पार्टिकल एसएसएम कर रहा है तो यहीं से बनाओगे। वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा नेचर का है? ये इक्वेशन कौन सा नेचर का है? ये इलिप्स है। कैसे पता करोगे? गुणा कर लेना, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं, स्क्वायर नहीं है ना, अच्छा स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको इधर लेके जाते हैं। वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ कांस्टेंट k1 आ जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समथिंग कांस्टेंट k2 आ जाएगा इक्वल टू 1। ऐसा किसका ग्राफ होता है? मतलब इक्वेशन है इलिप्स का ना। अब इसमें ये देख लेना है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। मान लो कि ये v एक्सिस बना है, ये x एक्सिस बना है, k1 बड़ा है कि k2 बड़ा है। अगर k1 बड़ा होगा तो v वाला अंडा बड़ा होगा, है ना। अगर x वाला बड़ा होगा तो x पर अंडा बड़ा होगा, ऐसे बना लेना है, सही है। चलो एक आता है और इसी में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए, वेलोसिटी और टाइम, ये तो v और x का है। तो वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी का क्या इक्वेशन होता है? v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ना, कॉस ओमेगा टी, ये होता है ग्राफ। बना लोगे, ये तो आसान है। कॉस का बनेगा काइनेटिक एनर्जी और टी का बोलेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इधर मान लो कुछ मास उससे गुणा करके के स्क्वायर कर लेते हैं, और इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कैसे ग्राफ बना सकते हो? नहीं, इधर मतलब गुणा भाग करके मैं वी स्क्वायर लिख दूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो बनेगा। और इधर हाफ एम, इधर वी स्क्वायर हमें चाहिए, स्क्वायर कर लिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो रखेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। इसे अगर आप बना लोगे, बनाओ तो भी देखता हूँ कितने लोग बना लेते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, के का होता है, कितना होता है? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही होता है क्या? हाफ एम, ये होता है मेरे कारण, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया। ये बनाओ तो के और टी का, सब लोग बनाओ। बन गया? दिखाओ। ओके, नहीं आपका गलत है। और किसका बना? बना इधर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गलत है, गलत है। हाँ ये सही है। और किसी का? बस एक ही बनाओगे? अरे पूरा बनाओ, तो टाइम तो रुक नहीं सकता ना। और बनाओ आगे। गलत है। और बताओ, तुम्हारा बना? बना कैसे? दिखाओ।
गलत है, पीछे नहीं बना। देखो इधर देखो, ऐसे करें सर, कॉस का ऐसे बनता है, कॉस का ऐसे बनता है, स्क्वायर का मतलब नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, तो कहे कि ऐसे पलट ले तो ग्राफ ऐसे बना होगा, ऐसे बनाए होगे। कुछ लोग तो साइन का बना दिए हैं, बात अलग है, ठीक है, ऐसे बनाए होगे। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ, हाँ कुछ लोग ऐसा सही वाला बनाए हैं। ये जानते हो किसका बना दिए हो, मॉड कॉस एक्स का बना दिए। स्क्वायर का जानते हो क्या होता है, ऐसे आएगा, अंतर समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे बनता है, रहेगा तो साइन टाइप का ही रहेगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐसे बनता है। जब इसका ग्राफ बनाना होता है ना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो पावर अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो आसानी से नहीं बनता है, उसको पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कॉस ओमेगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तब वहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। समझ में आ रहा है, कर्व बनता है, स्क्वायर करते हैं, तो इस बात को याद रखना। चलो दूसरा, अ सॉफ्ट बबल ऑफ डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन दिया है, हमसे पूछा क्या है, एक्सेस प्रेशर ना, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बबल के लिए, 40 बाई, बट ऐसे मत याद रखना ना बबल के लिए 40 बाई आर, हर बार बबल के लिए 40 बाई आर नहीं होता है, सरफेस कितना है इस बात पर डिपेंड करता है। एक सरफेस रहेगा तो ऐसे याद रखना, एक सरफेस रहेगा तो 2t बाई आर, और 2 सरफेस रहेगा तो जब बबल है ना तो एयर में बना होगा, एयर में बोल रहे हैं ना, ये फॉर्म्ड इन एयर, अगर एयर में बोला है तो 2 सरफेस, और यही बबल अगर वाटर के अंदर बन जाए तो एक सरफेस, इधर तो पानी पानी हो गया ना, तो एक सरफेस, तो उस टाइम क्या लगाते हैं 2t बाई आर। ये पता है कहाँ यूज आता है, जब कैपिलरी राइज पढ़ते हैं हम लोग, तो जो मिनिस्कस बनता है इस तरीके से तो वो बबल होता है, वो क्या होता है, जब कंप्लीट ऐसे मिनिस्कस बनता है, ट्यूब लेते हैं हम लोग, तो यहाँ मिनिस्कस बनता है ना, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये मिनिस्कस को जब कंप्लीट करते हैं तो क्या मानोगे, ड्रॉप मानोगे कि बबल मानोगे, बबल मानते हैं। इधर एयर है बट एक सरफेस की 2 सरफेस, तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2t बाई, यहाँ पर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, डेल्टा P बराबर 4t डिवाइडेड बाई आर, वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 0.03 और रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू पावर -2, सही है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, 3 प्रेशर। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दे दिया है ए, एट द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन पोजीशन बोल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहा होगा, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होता है 0। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम, 0 हो भी सकता है और मिनिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये स्पीड बोल रहा है मीन पोजीशन पर, इसका मतलब ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है ए इंटू ओमेगा, तो यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे ओमेगा। अब क्या बोला है आगे, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल, कर है कि अब स्पीड 8√3 हो जाए तो पोजीशन क्या रहा होगा, ओमेगा पता चल चुका है, √a² माइनस ओमेगा कहां से रख लेंगे, यहां से, तो ओमेगा की जगह रखेंगे तो v मैक्स डिवाइडेड बाई a, देखो सारा इंफॉर्मेशन पता चल गया, रख लेंगे, सही है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी सफिशिएंट टू टेक इट अवे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, क्या 3/2 k इंटू टी होगा, क्या T इज द टेम्परेचर, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बराबर क्या होना चाहिए 12 mv, कौन सा स्केप वाला ना, 12 mv²। सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है, टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो कोई दिक्कत।
A particle of mass 5 ग्राम is executing simple harmonic motion with amplitude दे दिया है, मास दिया है, टाइम पीरियड दिया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछा है, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछना निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ए, टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा आ जाएगा, ए कैसे निकलेगा, अच्छा ये दिया है क्या, और टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा नहीं निकाल लोगे, टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई, और कितना दिया है, पाई बाई 5, पाई से पाई कट गया, ओमेगा की वैल्यू कितना है 10, तो फोर्स इक्वल टू कितना है, मास से गुणा करोगे ना, मास इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। इन डीप स्पेस स्फीयर ए ऑफ मास 20 kg इज लोकेटेड द ओरिजिन ऑफ एक्सिस 10 है जो, ठीक है, एक यहाँ पर रखा गया है 20, एक यहाँ पर रखा गया है 10, इसको B बोल रहा है, इसको A बोल रहा है, इनके बीच का दूरी कितना है 0.8 मीटर, सही है। ये मूव नहीं कर सकता है, रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है बट मूव कर सकता है, तो ये दूर जाएगा, पास जाएगा कि दूर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, पास जाएगा। क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, फोर्स वेरिएबल है, बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अरे यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, एनर्जी कंजर्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसलिए कर पा रहे हैं, वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नेचर होता है सेंट्रल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल मतलब सेंटर टू सेंटर, मैं सेंट्रल बोल दिया तो सेंटर टू सेंटर, नॉन विस्कस बोल दूं तो विस्कस नहीं होगा, नहीं, इनकम्प्रेसिबल हो तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, यही सब बोलो, सॉल्युबल बोल दूं तो कहते जो घुल जाए, जो घुला दे। सेंट्रल का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर फोर्स रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल है, क्योंकि इसी के अलोंग रहेगा ना, या तो पास में रहेगा या तो दूर में। तो एनर्जी कंजर्व कर लो, अभी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, साइन याद रखना माइनस के साथ रखते हैं, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, ये किसका एनर्जी लिखा हूं, ये किसका, 20 वाले का कि 10 वाले का, सिस्टम का। पिछली क्लास में भी कोई 10 बोल रहा था, ये पूरे सिस्टम का है, और ये काइनेटिक एनर्जी भी किसका है, ये तो रेस्ट में हमेशा रहेगा, और ये अभी रेस्ट में है इसलिए काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, तो सिस्टम का है। बाद में फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, R2 कुछ खिसक गया होगा ना, अच्छा कितना खिसका है, अच्छा कितने लोग अगर किए होंगे तो यहां पर 0.2 ही रखा था, कितना रखना है 0. तो क्या लिखोगे, माइनस जी m1 m2, गलती यहां होता है, किए होंगे भले ना बताओ मुझसे, माइनस 0.2, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिख लोगे अब, हाफ, और मास क्या लिखोगे अब, उसका तो 0 है ना, तो 10 इंटू वी स्क्वायर, क्या बराबर कर लें तो आंसर आ जाएगा। आईटी की कसम में बताओ कितने लोग यहां पर 0.2 ही रखे थे, देखे मिल गया ना। अच्छा 3 लोग मिल गए, इतने में 3 लोग हैं तो सोचो 10-20 लाख, 10 लाख में कितने लोग होंगे, अरे कॉमन मिस्टेक करने वाला, तो ये करेंगे कम से कम 1 आध लाख तो मिल ही जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे, चलो आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 95 kg सॉलिड स्फीयर विद एक वायर से लटकाया गया है जिसका मास है 95 kg और इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। टॉर्क दिया हुआ है। अच्छा ये कौन सा टॉर्क होगा, ये टॉर्क दिया है तो ये कौन सा टॉर्क होगा, कह रहा है कि इतना न्यूटन मीटर टॉर्क है, इसको रोटेट करने में कितना एंगल 0.85, तो ये कौन सा टॉर्क है, क्या ऐसे ऐसे ऐसे, कितने लोग कर लिए हो, अच्छा बहुत कम लोग किए, तो कौन सा टॉर्क है बताइए सर, बस लगा लिए आगे आंसर खुश हो गए, यही था।
ये जो टॉर्क है ना ऐसे वाला, देखो इधर ऐसे कर रहा है रोटेट, टॉर्सनल पेंडुलम है ये। कौन सा पेंडुलम है? और टॉर्सनल पेंडुलम तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? माइनस के थीटा। के इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, सही है। टेक टी के क्या है? टॉर्सनल। अरे ऐसा वाला नहीं पढ़े हो, ऐसे करता रहता है, तो ये टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो थीटा दिया है, टॉर्क दिया है, क्या मिल जाएगा? के। आगे क्या पूछा है? देन मेंटेन द ओरिएंटेशन। अच्छा, व्हाट इज द, तो के आ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या लिख लोगे? 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/5 mr² डिवाइडेड बाई के की जगह क्या रख लोगे? टॉर्क डिवाइडेड बाई थीटा। क्या टाइम पीरियड आ जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत? ओके, हाँ हाँ, ये सवाल ठीक था। ये कितने लोग कर लिए थे? बाकी नहीं कर पाए। चलो इधर देखो, अभी कितना टेस्ट बाकी है? 2 की 1। चलो 2 के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूं कि जिसका 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा उसको 500 रुपये इनाम मिलेगा, ठीक है। अगर 100 में से 100 आ गया तो 500 रुपये इनाम मिलेगा। चलो इसको देखो कैसे करोगे। इसको करने का तरीका 2 है, एक थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, एक आसान वाला है। पहले है क्या प्रोसेस, ये समझते हैं। जो ए से बी जा रहा है, ये किसका ग्राफ दिया है? प्रेशर और वॉल्यूम का। तो ए से बी में क्या ये लीनियरली जा रहा है ये? तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कहां से कहां की बात कर रहा हूं मैं? ए से बी, सही है। यहां टेम्परेचर T1 मान लेता हूं, यहां टेम्परेचर क्या मान लेता हूं? T2, सही है। PV इक्वल टू nRT अपने पास इक्वेशन है गैस का, आइडियल गैस दिया है इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। अगर ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या लिख लूं? V इक्वल टू KP लिख सकता हूं क्या मैं? K कोई कांस्टेंट है, नहीं लिखा जा सकता। अब यहां वॉल्यूम की जगह मैं यही रख लेता हूं, तो क्या मिलेगा? KP² इक्वल टू nRT, सही है। ये देखो सब कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख लूं P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 का स्क्वायर इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, सही है। यहां से मुझे T1 वैल्यू दिया है, T2 निकालना है, P1 भी दिया है, P2 भी दिया है। तो क्या यहां से मैं T2 निकाल सकता हूं? क्या करें? P1 की वैल्यू कितना दिया है? 2.5। P2 की वैल्यू कितना दिया है? यानी ये मिलेगा 1/9। बोलो, इधर क्या मिलेगा? T1 की वैल्यू 200 दिया है और T2 पूछ रहा है, तो T2 कितना आ गया? 1800 केल्विन आ गया। अच्छा, यहां का 1800 आ गया, तो यहां का निकालना है C का। क्या 1800 बोल दूं? क्या कांस्टेंट है? तो फिर से इसके पास आते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं? B से C। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। कैसे पता किए? क्योंकि B से C में क्या कांस्टेंट है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट किया, तब क्या इक्वेशन बनेगा? P1 डिवाइडेड बाई P2 बराबर T1 डिवाइडेड बाई T2। P1 की वैल्यू कितना? 2.5। P2 की वैल्यू कितना? 7.5। T1 की वैल्यू, T1 कहाँ है? ये है ना T1 इस बार, और T1 की वैल्यू कितना? अच्छा, कहाँ माने हम लोग? P1 यहां माने है ना, यहां आ गए, ये पॉइंट है ना ये P1। तो यहां पर वैल्यू इसको बोल देता हूं T2, और ये वैल्यू कितना? 1800। तो ये देखो 3 आ जाएगा ना, 600। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा? 600 केल्विन। एक तो आंसर ये हो गया। ये प्रोसेस से हम लोग फॉलो करके गए, बट अगर थोड़ा सा मैथ का यूज करते और इस इक्वेशन के बारे में सोचते तो और आसान हो जाता। देखो कैसे, ये स्ट्रेट लाइन है, तो जिस रेशियो में ये बढ़ रहा होगा, क्या वही रेशियो में ये भी बढ़ रहा होगा? क्योंकि अगर इसका इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल टू कुछ k टाइम्स x होगा। स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो जिस रेशियो में ये बढ़ रहा होगा उसी रेशियो में बढ़ रहा होगा। यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये y था और ये x था, तो ये y बढ़ा है तो ये भी उसी रेशियो में बढ़ा होगा। ये कितना गुना हुआ है यहां पर? अच्छा, ये 3 गुना हुआ है, तो यहां कितना हुआ होगा? 2 गुना। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ 2.5 है, 7.5, तो कितना गुना हुआ? तो ये बीच में कितना गुना रहा होगा?
उसी रेशियो में ये भी होगा ना। तो यहां x है तो ये कितना रहा होगा, और ये कितना रहा होगा 3x, सही है। तो अगर मैं इसको बोल दूं x को, ये वॉल्यूम वाला एक्सिस मैं बोल दूं ये v है, तो ये कितना होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं मैं, ये लीनियर था इसलिए बोल पा रहा हूं। तो जब ये पता चल गया कि यहां का वॉल्यूम v है और यहां का वॉल्यूम 3v है और यहां से यहां क्या कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाई t2। v1 की वैल्यू v और v2 की वैल्यू 3v इक्वल टू t1 की वैल्यू 200 और t2 पूछ रहा है क्या t2 बराबर 600 आया क्या। कौन सा आसान है, आसान तो दोनों है, जो तुम्हें जो समय क्लिक कर जाए। तुम अगर ऐसे सोच पा रहे थे तो कर लेते। समझ में आया क्या मेरी बात, बोलो कोई दिक्कत। करे कि दोनों रॉड को सेम टेम्परेचर से हीट किया जा रहा है ना, टेम्परेचर सेम है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो L इक्वल टू क्या L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। इसका मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ होगा, L अल्फा डेल्टा टी हुआ होगा, यही चेंज हुआ होगा। मैं जनरल बात करूं फिर L1 L2 रख लिया जाएगा। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस को स्ट्रेस ही रहने देता हूं, स्ट्रेन को क्या लिखते हैं हम लोग डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल करेंगे तो अल्फा डेल्टा टी बचेगा क्या। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई अल्फा डेल्टा टी। बोलो कोई दिक्कत है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा अल्फा डेल्टा टी, सही है। थर्मल स्ट्रेस इन द टू रॉड्स इज द सेम, तो दोनों का थर्मल स्ट्रेस सेम है। तो क्या करूं, गामा 1 अल्फा 1 डेल्टा टी तो बराबर है दोनों के लिए, बराबर गामा 2 अल्फा 2। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लग रहा है ना, गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1 अल्फा 2 क्या दिया है 2:3। तो गामा 1 गामा 2 क्या हो जाएगा 3:1 3/2। ओके, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये ध्यान देना ना, ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ, ये कितने लोग कर लिए थे। दो चीज पूछता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ वेव। तो हम लोग अगर dy बाई dt करते हैं ना, एक्चुअली में ऐसे ही कुछ होता है, वेव बनता है। देखो ये ऐसे ही होता है ना, ये y होता है और ये t होता है, और ये पार्टिकल का कोई पोजीशन होता है x, ये पोजीशन है पार्टिकल का। तो ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इस पोजीशन पर, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इस पोजीशन पर। तो ये वाला पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये किसकी वेलोसिटी है, अरे ऊपर नीचे जा रहा है ना वेलोसिटी है ये। और ये किसकी वेलोसिटी है, वेव की। तो वेव के लिए पार्टिकल के लिए x रिस्पॉन्सिबल होगा कि y रिस्पॉन्सिबल होगा, ये जा रहा है इधर, और वेव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोग dy बाई dt अगर करेंगे तो ये क्या मिलेगा स्पीड ऑफ पार्टिकल, और dx बाई dt करेंगे तो क्या मिलेगा स्पीड ऑफ वेव। याद रहेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम पूछा है, कहां गया डिटर मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ जाएगी एम्पलीट्यूड a इंटू ओमेगा। a मतलब मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम कितना है 6, और ओमेगा कहां से निकाल लोगे क्या kx प्लस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितना 4। कोई दिक्कत, समझ में आया। 24 गुणते 3 कितना हो जाएगा 24 72 हो जाएगा क्या, 72 से थोड़ा बहुत ज्यादा ना, तो 72 से थोड़ा बहुत ज्यादा कौन सा है, ऐसे कर लेना, गुणा मत करने लगे ना, ये टाइम बचा लेना। अच्छा मान लो ऐसे रहता 73 रहता 74 रहता 75 रहता, तब गुणा कर लेते। अब ऐसा तो नहीं ना कि 24 में 3 कितना होता है 1/4 ना, तो ऐसा थोड़ी है कि 72 से ज्यादा बढ़ेगा तो 73 74 75 80 हो जाएगा, 80 नहीं होगा ना, तो इतना तो जाएगा नहीं, यही लगा लेंगे। कभी कभी ऐसे भी किया जाता है,
ये तो हमको लग रहा है दुनिया का सबसे सस्ता सवाल है। इससे कठिन 2 + 2 होता है। कितना होता है 2 + 2? हाँ? अरे 5 अच्छा 5 तो नहीं पॉसिबल है। 2 + 2 कुछ भी हो सकता है अगर वेक्टर हो तो। नहीं, 2 + 2 कुछ भी हो सकता है अगर 2 वेक्टर है तो। क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर के 4 के बीच में। गलत सलत बता रहा हूं क्या मैं? यस सर। लग रहा है तुम लोग को भूख लगा है। हटा दो इसको। चलो, इनकी बात मान लिया गया, लेकिन बता देता हूं और भी लोग देखते हैं ना। कह रहा है कि बी और डी, ये है बी और डी, क्या ये दोनों सीरीज में? ये दोनों सीरीज में। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं। जैसे ऐसे ये कर लेते हैं 2r, ये भी कर लेते हैं 2r, और फिर कहते हैं तीनों सीरीज में है। सॉरी, तीनों पैरेलल में है, सीरीज में नहीं, तीनों पैरेलल में है। जैसे कहते हैं 1/2r + 1/r + 1/2r। इनको अच्छे खासे एलसीएम लेकर के जोड़ते हैं। और लास्ट में गलती क्या करते हैं? पलटते नहीं है, पहले गलती। जब नंबर आ जाएगा ना, जैसे मान लो कि 1/3 आ गया और ऑप्शन में 1/, जानते हो 1/3 कहां दिया रहेगा? ऑप्शन ए, खट से दिखे तुम्हें तो ये पलटना भी। और 3 कहां दिया होगा? तुम्हारी नजर कहां जाएगी? 1/3। जल्दबाजी रहता है ना, थोड़ा प्रेशर रहता है, जल्दबाजी तो 1/3 लगा के आ जाओगे। बाद में पता चला कि अरे तो पलटे ही नहीं, पलटे होते तो डी आ गया होता। दूसरा क्या, इतना करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करना है। कहा 2r कितना और r कितना? समझ में आया? और जैसे ही दूसरा ए और बी बोल रहा, ए और सी बोल रहा है, WS भी बन गया, इसका काम खत्म। ठीक है, बस यही बताना था। An arm with higher resistance will have maximum net resistance when 3 identical bulb of 3 ठो बल्ब लगा दिया गया। सीरीज में लगाया गया और इस पर 60 वॉट लिखा हुआ है। इसको रेटेड बोलते हैं ना, ये रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है। और इसको जोड़ दिया गया किससे? एक एक्सटर्नल 200 वोल्ट से। तो पहले इनका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V²/P ना, या P = V²/R। तो यहां से ये कौन सा रहेगा? रेटेड वोल्टेज रहेगा, रेटेड पावर रहेगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस तीनों किस में है? तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या 3R हो जाएगा? अब 3R हो जाए तो पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं? तो पावर इक्वल टू लगा देते हैं V²। कौन सा, रेटेड वाला कि बैटरी वाला? और डिवाइडेड बाई 3R। बोलो कोई दिक्कत है तो क्या रख लोगे? किए थे, कितना आया था? गुड, 20। इसमें सवाल एक ऐसे भी पूछता है ना कि जैसे ये तो बराबर थे ना, इसमें इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा ग्लो करेगा? तीनों बराबर ना। लेकिन अगर पावर कम ज्यादा होता है, रेटेड पावर, तो अलग अलग होता। अगर मान लेते हैं कि इसका रेटेड पावर 25 है, इसका रेटेड पावर 50 है और इसका रेटेड पावर 100 है ना, पावर अलग अलग है। तो पावर अलग अलग तो जो रेजिस्टेंस होगा अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग तो क्या पोटेंशियल अलग होगा। और सबका रेटेड वोल्टेज है 200। सही है। अब अगर कैलकुलेट किया गया तो इसका वोल्टेज आया कुछ मान लो V1, इसका वोल्टेज आया कुछ V2, इसका वोल्टेज आया V3। सही है। कहेगा कि कौन सा ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, तो कैसे पता करोगे? पावर निकालोगे, जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। मान लो कि इसका पावर आ गया 120, सही है, इसका पावर आ गया 100, इसका पावर आ गया 50, तो कौन ज्यादा ग्लो कर रहा होगा? 120 वाला। मान लेते हैं इसका 120 रहा, इसका आ गया 250, ये हो गया 50, कौन ज्यादा ग्लो कर रहा होगा? 200। तब कुल फ्यूज हो जाएगा। मैक्सिमम कितने पर ऑपरेट हो रहा है? 200। इसका मतलब यही ना है कि इससे ज्यादा तुम दोगे तो ये उड़ जाएगा। कितना मिल गया इसको, तो क्या सर्किट ग्लो करेगा? यही फ्यूज हो जाएगा। ये फ्यूज तो कुल फ्यूज, क्यों? सीरीज में।
पैरेलल में होता तो आंसर करते, तो सब ध्यान देना होगा ना। दस, 5, 4, 4, यही है। तो यहां पर कुछ एक और गैल्वेनोमीटर लगा होगा, कह रहा है कि इसको बैलेंस बनाना है, तो क्या कर लिया जाए। ये तो 4, 4 है ही, तो यहां पर 10 है तो यहां भी क्या हो जाए 10। दो पॉसिबिलिटी है, यहां 10 है तो यहां 10 हो जाए, या यहां 5 है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में। तो 5 है तो यहां कितने से जोड़ दिया जाए किसमें, ये 10 है तो 5 करना है तो क्या कर लिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए। तो इसका नाम क्या दिया है, P Q R S R। तो P के साथ क्या 10 पैरेलल में जोड़ दिए तो काम बन जाएगा और 20 हो जाएगा, और इसके साथ अगर रेजिस्टेंस 5 पैरेलल में जोड़ सीरीज में जोड़ दिए तो काम हो जाएगा। तो आंसर तो 2 होगा ना। 10 ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद P, ये भी सही है, और 5 ओम शुड कहाँ पैरेलल पे कहाँ है, ओ बी सही है, और कौन सा सही है, दोनों लगाए थे चलो कोई भी लगा लिए होते तो सही था, क्योंकि मोर देन वन थोड़ी है। हाँ अच्छा, बी वाला गलत कर लिया, वो तो तुम्हारे ऊपर हो जाएगा ना। नेक्स्ट करें क्या, ये भी है क्या, किसको लगाया जाए, बी को कि सी को, सी लगा लेते हैं, अच्छा लगता है ना। जब भी मैं तुक्का करता था तो यही करता था, पता है क्या सोच के, सी फॉर चंपा, ठीक लगा देता था। अच्छा तुम करके देखना, वैसे तो नहीं बताऊंगा, नहीं ऑनलाइन है ना चलो देखो। इन अ पोटेंशियोमीटर फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है, बैलेंस पॉइंट दिया है। पोटेंशियोमीटर का केस पता है ना, उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अच्छा मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की बजाय मैं बोलूं कि टमाटर ग्रेडियंट बताओ तो क्या बोलोगे, हाँ टमाटर बाई लेंथ ना। ग्रेडियंट का मतलब है पर यूनिट लेंथ, और रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम, इस बात को ध्यान रखना। चलो तब तो इसको कर ही ली होगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है। ओके क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल दिया है कितने पर है, 4.2 पर है। अगर सेल को दूसरे से तो बैलेंस पॉइंट कितने पर आ गया, तो दूसरे क्या ऐसे कर लिया जाए, E1/L1 बराबर E2/L2, बोलो बोलो, E1/L1 पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले वाले का, दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर कर लेते हैं, आ जाएगा L2। दस सेंटीमीटर का ईएमएफ कितना है, E, तो ऐसे लिख लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का ईएमएफ है E, तो 10/3 का कितना हो जाएगा, तो E/10 इंटू 10/3, यही ना करोगे तो कितना मिलेगा, E/3, ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, तो अब लेंथ कितना हो गया, तो कहे कि E जो था वो कितने का था, 15 का ना, अब तो 5 बढ़ा देगा ना, तो पूरा ईएमएफ तो वही है पूरा, तो E का लेंथ था 15, तो एक E का कितना हो जाएगा, 15/A। कितने E का निकालना है हमें, इसी का निकालना है कि नया लेंथ क्या होगा, तो इतना से गुणा कर लेते हैं, E/3, E से E कट गया, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। क्या किया समझ में आया, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल करके ये देख लिया कितना E है, कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, अब उस पोटेंशियल डिफरेंस का कितना लेंथ होगा ये देख लेते हैं अगले वाले स्केल में, जो 15 हो चुका है, सही है। ऐसा भी सवाल आता है क्या, हाफ Q इंटू
चार्ज दिया ना, Q इंटू, नहीं लगा सकते हो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगा सकते हो, हाफ सी बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, थोड़ा सा अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा दोगे। दिया तो हमें Q इंटू बी है, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत है? क्या आ रहा था 10। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इक्वल टू क्या होता है? NEAVD, यही होता है क्या? तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा? I डिवाइडेड बाई NEA। I दिया है, एक इलेक्ट्रॉन की बात क्या है, डायमीटर दिया है, एरिया क्या निकालना है हमें? कैसे निकालोगे? N की वैल्यू क्या वॉल्यूम से निकाल लिया जाए क्या? देखो ये मास दिया, ये डेंसिटी दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू N इक्वल टू क्या लिखते हैं? आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेना। नहीं आएगा? आ जाएगा, आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। I इक्वल टू M डिवाइडेड बाई ये वॉल्यूम हो जाएगा, वैल्यू पुट करना, आएगा। कैलकुलेशन है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं इसको। अरे इसकी वैल्यू ही देख लो, डरावनी होती है। 1.6 इंटू 10 टू पावर, ये mm में है, किसमें कहाँ गया mm में है, इसका डायमीटर दिया है, रेडियस निकालोगे, एरिया निकालोगे, कर लेना। वॉल्यूम कैसे आएगा? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास दिया है 63 ग्राम दिया है और 97 आ जाएगा। ओके, कह रहा है कि एक है 70 सेंटीमीटर पर हो रहा है और कितना ईएमएफ था उसका, सेल का ईएमएफ बोल रहा है कि 2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा R और एक R जुड़ा हुआ है। तो करंट अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? करंट E डिवाइडेड बाई ये R प्लस ये R प्लस R, सही है। इस R की वैल्यू कितना दिया है? 2, और ये कितना दिया है? ईएमएफ कितना दिया है? 2, 2/2 प्लस R, ये करंट हो गया। पावर बोल रहा है कि बराबर है ना, द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू किसके अक्रॉस? 2 ओम के अक्रॉस, भाई 2 ओम है तो क्या मिलेगा? I की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R, और R की वैल्यू कितना? 2, तो कितना हो जाएगा ये? 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस R, सही है। अब दूसरी बार, और ये कितना लेंथ है? ये देखो ये 70, तो 70 लेंथ है तो उसी के रेशियो में मान लेते हैं, तो यही कितना आना चाहिए? 70। समझ में आ रहा है? ये इतने पर बैलेंस हुआ है तो ये जो वोल्टेज है 70 के मान लेना, कुछ कांस्टेंट मान लेना, तो के कट जाएगा, इसलिए मैं केवल 70 मान। तो 4 जो पोटेंशियल आया 2 ओम के क्रॉस, वो 70 को बैलेंस कर रहा है, तो बराबर कर लिया। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है कि 2 ओम का एक और जो इसके साथ पैरेलल में लगा दिया गया, तो अब करंट कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई, अब 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब वोल्टेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? किसके क्रॉस बोल रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 3, गलत लिख दिया ना मैं, 2 है और 2 है, 2 और 1 कितना हो जा रहा है? ये तो ठीक है, 2 और 2 सेम जुड़ रहा है क्या? 1 जुड़ रहा है क्या? तो 2 गुणे 3 हो जाएगा क्या? ये मिलेगा 2/3, सही है। अरे 1 का जुड़ रहा है ना, तो 2/3, तो इंटू यहां पर फिर क्या कर लें? 2/3, तो ये क्या बन जाएगा? वोल्टेज। और ये किसके बराबर बैलेंस कर रहा है? 50। नहीं आया क्या? बोलो बोलो, फिर से सुनो। मतलब कि पहली बार 2 ओम का जोड़ रहा है, सेल जुड़ा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि करंट क्या होगा। तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस, ये सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग, तो R प्लस R कर लिया, मतलब ये करंट आया। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ लेते हैं,
तो दो के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जुड़े तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। I की वैल्यू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, और रेजिस्टेंस कितना है, पहली बार 2 इंटू 2 कर लिया। यही किसको बैलेंस कर रहा है, 70 को। सही है, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरी बार बोल रहा है कि इसके साथ 1 एम्पियर का पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो उस समय जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 गुणते 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/3, तो 2 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस आर। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के क्रॉस, तो 2 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस आर इंटू 2/3। ये किसको बैलेंस कर रहा है, 50 को। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, कर लोगे। $50 वोल्ट दिया है और 12 एम्पियर है, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू V इंटू आई। V 50 है, करंट 12 है, कितना हो जाएगा 600। इफिशियंसी कितना है 30%, तो कितना काम कर रहा होगा, 30 निकाल लेते हैं तो 180 काम कर रहा है क्या, तो लॉस कितना हो रहा होगा, 600 था उसमें से 180 काम किया, तो लॉस कितना हुआ होगा, क्या यही पावर लॉस हो रहा है क्या, बोलो बोलो। तो लॉस कौन करा रहा होगा, ठीक है, यही काम लायक है। इसी को किसके बराबर लिख दिया जाए, V²/R। क्या रेजिस्टेंस आ जाएगा, नहीं समझ में आया क्या, 180 यूज कर ले रहा है, तो जो बचा 420 वो कहां चला गया, हीट लॉस में जा रहा होगा, रेजिस्टेंस खा जा रहा होगा, तो उसी से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये पिछले वाले में कराया गया था शायद, हाफ mv² इक्वल टू NCV डेल्टा T, है ना। हमें डेल्टा T ढूंढना है, CV की वैल्यू m इंटू सी कर ले क्या, CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास दिया है, हीलियम गैस दिया है क्या, तो 4 इंटू 12 आ गया। सही है, हमें क्या चाहिए, डेल्टा T, N हो गया, एनर्जी पूछा है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है तो क्या कर लें, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। प्रेशर को डबल कर रहा है, देखो ना, प्रेशर को डबल कर रहा है क्या, जब प्रेशर को डबल करा हो तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। इसका मतलब कितने का चेंज आएगा, STP का मतलब कितना कितना टेम्परेचर, 273। अब बाद में कितना हो जा रहा है, इसका 2 गुना, मतलब चेंज कितने का आया होगा, हो गया। काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है हमसे, N की वैल्यू 1/2, CV की वैल्यू 12 और डेल्टा T की वैल्यू 273 केल्विन। समझ में नहीं आया क्या, बोला फिर से सुन लो, ये पिछले क्लास में भी बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू NCV डेल्टा T। CV की वैल्यू निकालेंगे, CV इक्वल टू M इंटू सी, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा हीलियम का 4, 3 दिया है, गुणा कर लिए 12 आ गया। डेल्टा T कितना का चेंज हो रहा है ये देख लेते हैं। तो पहले 273 था, प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहा है, तो प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इसको 2 गुना किया तो ये भी 2 गुना होगा, तो चेंज कितने का होगा, उतना ही होगा जितना कि शुरुआत में था। नेक्स्ट, ये देखो क्या है, ऐसे एक रॉड है, मिड से ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, और एक बॉल या बुलेट आया और इसको हिट किया और कह रहा है कि ये रोटेट करने वाला था, लेकिन जब हिट किया तो रोटेट करना बंद कर गया। ये बोला सवाल ना, तो यहां गिरेगा तो रोटेट करना बंद कर सकता है क्या, नहीं करेगा, इधर या इधर कहीं गिरना चाहिए तभी ना। अब कैसे, इसका देखो, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा होता है, तो
तो इसका अगर एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो ओमेगा इधर की तरफ है, किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो दूसरा किधर की तरफ होना चाहिए, तभी नहीं जाकर के हो सकता है। तो इधर गिराना चाहिए कि इधर गिराना चाहिए। अब अगर भागने, ये घूमने की वजह से था आई इंटू ओमेगा, अब भागने की वजह से क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर साइन थीटा। तो थीटा तो 90 डिग्री है, तो एम वी आर, तो देखो ये है आर और ये है मोमेंटम आर क्रॉस पी, ये किधर आ रहा है, तो ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर इसको रेस्ट में रखना है तो शुरुआत वाला मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बाद वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर कर लेते हैं। अब बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0, और शुरू में कितना है, आई इंटू ओमेगा माइनस एम वी आर, बराबर क्या करना है, क्या कंजर्व किया हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम, सही है। यहां से मिलेगा आई ओमेगा बराबर एम इंटू वी इंटू आर। हमसे क्या पूछा, ये डी ना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। क्या आई हमें पता है, रॉड का मिड के अबाउट, रॉड के मिड के अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12, ओमेगा दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, डी आ जाएगा, सही है। अच्छा अगर रॉड का इसके अबाउट इसके अबाउट छोड़ के यहां से पूछ ले तो बता लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे बताओगे, पैरेलल थ्योरम से, अरे पैरेलल थ्योरम लगा लोगे ना इसमें, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, ये ना होता है आई इक्वल टू आईसी प्लस एमडी स्क्वायर। तुम लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, कर लेना, कर क्या ना, ये सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कल है। अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाओगे, इसके अबाउट मास है, मैं रेडियस आर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्या इसको काटने छाड़ने से फर्क पड़ता है, अगर ये सेंटर है तो एम आर स्क्वायर होगा। तुम्हें जानते हो कहां से किसका अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, क्या होगा लिख लो, इसको कर लेना, आसान नहीं है, दिमाग में आ रहा होगा सर 2 एम आर, बोल लें क्या 2 एम आर स्क्वायर, दिमाग में आ रहा है, क्यों, हाँ ये सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, कहीं इधर ना सेंटर ऑफ मास होगा, तो पहले इसके अबाउट ढूंढोगे तब जाकर के लगा पाओगे। तो ट्राई करना, 2 बार लगाना पड़ेगा पहले इसको थ्योरम। चलो देखो इधर, ये वाला कर लिए थे, पहले तो हम लोग इसमें क्या करें, इसमें बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब कि वर्क डन क्या होगा, 0, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा यू, यही होगा। हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा पहले, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल लेंगे, क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी कर लूं मैं, गैस आइडियल है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी डिवाइडेड बाई आरटी। क्या प्रेशर दिया है, दोनों को बराबर ही दिया है, कितना दिया है प्रेशर, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया है। अच्छा 76 सेंटीमीटर मान लो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 76 सेंटीमीटर मानने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ATM, मतलब 10 टू पावर, तो इसको मैं यहां पर 75 की जगह 10 टू पावर 5 रख लेता हूं, सही है, इनटू वॉल्यूम कितना दिया है, 200 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू, टेम्परेचर
300। क्या यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगा? बोलो। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा कितना कितना दे रहा है, हीट कितना दे रहा है? 5 इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लगा दूं? बोलो। तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई एन सी वी। ये पहले वाले के लिए हो गया, ए के लिए। और दूसरे वाले के लिए कितना होगा? 10 है क्या? 10 डिवाइडेड बाई एन सी वी। ये किसके लिए हो गया? अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या करें? क्या हमसे पूछा है वैसे? प्रेशर डिफरेंस ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। नहीं कर लेंगे? प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। लिख लो, इसको लिखना है तो। तो इसमें देखो, ये थोड़ा सा मैथ का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, इसेंट्रिसिटी। बट इसमें थोड़ा सा मैं ये सन है, ऐसे कोई इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है, कोई प्लैनेट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये क्या होता है ना? तो दो इसमें टर्म आता है। एक आता है ए इंटू, इधर देखो, एक आता है पेरिगी टर्म आता है, एक आता है एपोगी। पेरिगी और एपोगी। पेरिगी का मतलब होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं आरपी, मैं लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं आर ए। एक दूरी होता है ना ये, आरपी और आर ए। ये जो पी वाला होता है ना, ये दूरी ज्यादा वाला होता है, सॉरी ये एपोगी ज्यादा वाली दूरी। ये दूरी क्या होता है? जो भी प्लैनेट रोटेट कर रहा होगा उसका रेडियस प्लस सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस, ये बोलते हैं। और ये होता है उसका रेडियस प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये टर्म है एक, आरपी और आर ए। आरपी मतलब पेरिगी, ए मतलब एपोजी। और ये पेरिगी जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एपोगी का मतलब होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ये कैलकुलेट कर लिया। तो जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आर पी माइनस आर ए, सॉरी आर ए माइनस आर पी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर पी। इसी को तुम बोलते हो आर ए माइनस आर पी डिवाइडेड बाई 2a। मैथ के टर्म में कुछ अलग निकालते होगे, अलग तरीके से। फॉर्मूला याद रहेगा, लिख लो इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ शॉर्टेस्ट तो ऐसे ही बोलता है, सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर दे दिया तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होता है ना। और ये जो होता है ना आर, इसका रेडियस, जैसे ये सन है ना, ये कोई प्लेनेट है, सेंटर से बीच का दूरी दे दिया, तो बोला कि जो पेरिगी होगा ना, वो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस और प्लस कौन सा दूरी, इसका रेडियस वाला। और ऐसे ही जब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, फर्देस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, फिर से सेंटर की दूरी और प्लस उसका। तो ये इसेंट्रिक का फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। लिख लेना इसको।
तुम इसको मैथ के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। लिख लिया? A parallel plate capacitor is charged or dielectric is now fully embedded in it in order to maintain the potential difference. Potential difference बराबर ही रखना है, तो V इक्वल टू क्या होता है? Q बाई C होता है क्या? तो पहले Q मान लेते हैं, तो Q डिवाइडेड बाई C रहा होगा। अब पोटेंशियल बराबर रखना है, तो कितना Q होगा और C कितना हो गया होगा? करेक्ट की चेंज टू, तो ऐसे लिख लें क्या, चार्ज 3 गुना हुआ है ना, इसको इंसर्ट कराने के बाद, तो C इंटू के हुआ होगा। बिना डाइलेक्ट्रिक के उसका कैपेसिटेंस के था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है ना, कितना हो गया C के, चार्ज कितना हो गया 3 गुना। अब पोटेंशियल कह रहा है दोनों बराबर होना चाहिए, Q से Q कट गया, C से C कट, K की वैल्यू क्या आ गया? सही है, ये लास्ट था क्या? चलो इसमें एक दो सवाल और बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछ सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर लिया गया, इस पर मान लो प्लस Q है और इस पर माइनस Q, और इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक आ रहा होगा नीचे की तरफ धीरे धीरे, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो कहेगा कि बताओ Q पर, पोटेंशियल पर और कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, तीनों के बारे में। सवाल क्या समझ में आया? एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उसमें अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं, तो बताओ कि Q बढ़ेगा घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, C बढ़ेगा घटेगा? Q, चलिए Q कांस्टेंट आंसर, और पोटेंशियल, पोटेंशियल घटेगा और C बढ़ेगा। C का बढ़ना तो तय है, और Q इक्वल टू क्या होता है? C भी। क्या ये Q चेंज होता है कि वही रहता है? तो ये कांस्टेंट रहा, ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? दूसरा सवाल इसी में, अगर मैं एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया यहां पर, कहा ये 20 वोल्ट है, और फिर अब इंसर्ट करा रहा हूं, इन्हीं तीनों के बारे में बात करना है। अब क्या होगा? V कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी तो हमेशा रखेगा ना, क्या बदल जाए? ये तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। सही है। एक और सवाल तुम लोग सोच लेना, कोई कैपेसिटर है, ये चार्ज है ना, इधर प्लस है और इधर क्या है, और कोई एक स्लैब है, मेटेलिक स्लैब है, बहुत बेहतरीन सवाल होगा ये। जब इसको यहां ले करके आएंगे इसके करीब, तो क्या ये इंड्यूस करेगा इसको? प्लस है तो यहां क्या लगाएगा, और माइनस है तो यहां क्या लगाएगा? क्या प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा? तो हमें इसको ढकेलना पड़ेगा कि अपने आप खींचेगा। मान लो यहाँ रेस्ट था, वेलोसिटी 0 था, छोड़ दिए, क्या चलना शुरू करेगा? वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। मान लो इसी के साइज का है, क्या ये पूरा अगर अंदर आ गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया होगा? फोर्स क्या हो गया होगा? 0। फोर्स क्या हो गया होगा? रुकेगा कि आगे बढ़ेगा? जैसे ही आगे बढ़ेगा क्या अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी कम होना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा। क्या करना शुरू किया? ऑसिलेशन। एसएचएम प्रूफ करना है कि करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आया? पिछले बार भी कुछ सवाल देके गया था, बोला था कर लेना, तुम लोग को नहीं याद होगा, मुझे भी याद नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू।